हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंसाइटफुल लर्निंग। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर के पीछे बेसिकली ये मोटिव है हमें समझाना कि आज जो हम क्लोथ्स पहनते हैं इतने सुंदर सुंदर, वो कैसे बन जाते हैं, कैसे जो फाइबर होते हैं, फाइबर यानी कि जो एक धागे होते हैं पतले पतले, वो फैब्रिक कैसे बन जाते हैं और फैब्रिक से हमारे क्लोथ्स बनते हैं। तो अगर हमें फैब्रिक को समझना है तो सबसे पहले हम फाइबर समझेंगे एंड देन फैब्रिक की तरफ फिर जाएंगे। तो ये वीडियो जितने भी बच्चे क्लास 8th के हैं सबके लिए यूज़फुल होगी, और जो एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं साइंस का, क्लास 8th का एनसीईआरटीज़ जो पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू इंसाइटफुल लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइबर्स फर्स्ट। तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स जैसे कि मैंने कहा कि धागे होते हैं फाइबर्स। और फाइबर्स जो होते हैं वो हमें दो तरीके से मिलते हैं, एक होता है नेचुरल वे और एक होता है आर्टिफिशियल वे। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स हमें मिलते हैं प्लांट से और एनिमल्स से। और इसीलिए हम उनको नेचुरल फाइबर कहते हैं, क्योंकि उसमें मैनमेड कुछ भी नहीं होता, पूरा का पूरा कम्प्लीटली नेचर से रिलेटेड है ये। इसके एग्जाम्पल हैं कॉटन एंड सिल्क। कॉटन जो होता है हमें कॉटन प्लांट से मिलता है और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। उसी का ऑपोजिट होता है आर्टिफिशियल फाइबर, जो कि कम्प्लीटली मैन मेड होता है। मैन ने नेचुरल फाइबर का रेप्लिका बनाने का ट्राई किया है और उसे ही हम आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। सो आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं वो सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स भी कह सकते हैं उनको। उनके एग्जांपल्स बहुत अच्छे बुक में दिए हुए हैं, वो है नायलॉन, पॉलिएस्टर, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कितने तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो उससे पहले हमें एक एक करके पढ़ेंगे। हम पहले नेचुरल फाइबर्स पढ़ेंगे एंड देन आर्टिफिशियल फाइबर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर्स के बारे में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में आती है। दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, या फिर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से मिलते हैं, वो सब नेचुरल फाइबर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कॉटन, कॉटन प्लांट से मिलता है। वुल हमें शीप से या फिर गोट से भी मिल सकती है। फ्लैक्स का भी एक प्लांट होता है। और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। सो कम्प्लीटली ये प्लांट और एनिमल बेस्ड है, इसमें मैन मेड कुछ भी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स की फ़ोटोज़ आपको मैं दिखा देती हूँ, पिक्चर्स यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वुलन ग्लव्स हैं। ये जो होते हैं हमें शीप से मिलती है या फिर गोट से मिलती है, हम उससे हम वुलन ग्लव्स बनाते हैं। सिल्क का स्कार्फ, सिल्क वॉर्म यूज़ होता है। कॉटन की ये शर्ट है यहाँ पे, और ये जूट की रोप है, जो कि जूट का एक प्लांट होता है, तो उससे जूट की रोप हम बनाई जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो कि बनाए जाते हैं मेड बाय ह्यूमंस ने बनाए हैं, केमिकल सिंथेसिस करके लैब के अंदर केमिकल सिंथेसिस किया है एंड देन सिंथेटिक फाइबर्स बनाए हैं। ये जो है कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिसमें ह्यूमंस ने नेचुरल फाइबर्स की हेल्प ली है, मतलब कि उनसे इंस्पायर्ड होके फिर सिंथेटिक फाइबर्स बनाए हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स बनते कैसे हैं? यहाँ पे देखिए, छोटे छोटी ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोमर्स, और जब हम उनको कनेक्ट कर देते हैं तो वो पॉलीमर की तरह बन जाती हैं। और पॉलीमर्स जो होते हैं वो फिर फाइबर एंड देन फाइबर से फैब्रिक बनता है। यहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे देखिए, सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो चेन होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, नीचे एक पॉलीमर की चेन होती है। छोटी छोटी यूनिट्स यानी कि जो मोनोमर्स हैं उन सबको एक साथ जॉइन कर दिया जाता है और उससे सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये माला का है। तो ये माला कैसे बनी है? छोटी छोटी बीड को, ये मोनोमर है, और इन सबको जोड़ के एक पॉलीमर क्रिएट कर दिया गया, यानी ये एक माला क्रिएट कर दी गई है, और फिर उसी से आगे उसका सिंथेसिस हुआ है लैब में एंड देन मैनमेड फाइबर्स बन गए हैं। इजी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इनके। जैसे कि ये टूथ ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ये भी मैन मेड होते हैं। पैराशूट जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ये भी मैन मेड ही होता है। ये कुछ स्पोर्ट्स वेयर हैं, और ये कॉम्पैक्ट डिस्क, ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। अब हम कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, हमारी एनसीईआरटी बुक में बहुत ही अच्छे एग्जांपल दिए हैं, जिनके ऊपर हम अगर स्टडी करें तो हम सिंथेटिक फाइबर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इनके
एग्जाम्पल हैं रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। इनमें से कुछ नाम आपने सुने भी होंगे पहले अपने घर में बातें करते हुए, तो हम इनके बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले रेयॉन के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि जो फाइबर्स होते हैं वो हमने जो नेचुरल फाइबर्स हैं उससे इंस्पायर्ड होके बनाया है, तो ये रेयॉन भी उसका एक एग्जाम्पल है जो नेचुरल फाइबर से इंस्पायर्ड होके बने हैं बट मैन मेड है, इसीलिए इसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, क्योंकि ये हमने खुद सिंथेसिस किया है लैब में, भले ही हमने नेचुरल फाइबर से इंस्पिरेशन लिया है। तो जो ये फाइबर है ये ऑब्टेन किया जाता है केमिकल ट्रीटमेंट से वुड पल्प का। वुड पल्प का जब केमिकल ट्रीटमेंट होता है तो उससे रेयॉन, या फिर इसका दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क होता है, क्योंकि ये सिल्क की तरह ही दिखता है, सिल्क का रेप्लिका है। वैसे जनरली सिल्क हमें मिलती है सिल्क वॉर्म से, बट रेयॉन एक ऐसा फाइबर है जो हमें वुड पल्प का अगर हम ट्रीटमेंट कर दें लैब में तो हमें मिल जाता है। ओके, तो ये जो फाइबर होता है बिल्कुल कम्प्लीटली सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, बट सिल्क जो होता है ना वो बहुत ही कॉस्टली होता है, उसकी अकॉर्डिंगली ये चीपर ऑल्टरनेटिव है। रेयॉन को जो है मिक्स अगर हम कर दें कॉटन के साथ तो क्या बन जाता है, बेडशीट्स बनती हैं, और अगर हम उसे वुल के साथ मिक्स कर दें तो कारपेट बन जाते हैं। तो जो कुछ आपने देखे होंगे जो बिल्कुल प्योर सिल्क नहीं होते लेकिन सिल्क की तरह शाइन करती हैं बेडशीट्स, वो रेयॉन ही होती है। रेयॉन को कॉटन के साथ मिला दिया जाता है, और जो कारपेट्स अगर बनाने हैं हमें तो फिर हम रेयॉन को वुल के साथ मिक्स कर देंगे। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन की एक खूबी है कि ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब कि इसमें बिल्कुल भी हमने नेचर से कुछ भी इंस्पायर्ड नहीं हुआ है, तो इसे फुली सिंथेटिक है। हमने ना, जैसे कि हमने रेयॉन में वुड पल्प की हेल्प ली थी, तो वुड तो नेचुरली होता है ना, ट्री से हमें मिलता है, वो हमने नहीं बनाया, लेकिन ये फुली सिंथेटिक फाइबर है जो नायलॉन है। ये सबसे पहले 1931 में बना था, कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल के बिना बना है। इसका प्रिपरेशन किया जाता है कोल, वाटर और एयर को मिक्स करके। ये जो फाइबर होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा, और इलास्टिक होता है, और बहुत ही लाइट वेट होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी एग्ज़ाम्स में आती हैं। और ये बहुत ही लस्ट्रस होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ईजीली वॉश भी कर सकते हैं इसको। नायलॉन के जो थ्रेड होते हैं वो स्टील के थ्रेड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये एग्जाम्पल भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि स्टील के थ्रेड से भी ज़्यादा कौन सा मैनमेड फाइबर है, तो वो है नायलॉन। उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखिए, सॉक्स जो होती हैं वो नायलॉन की होती हैं। रोप्स जो यूज़ करते हैं ना, माउंटेन्स पर जब जाते हैं तो रोप्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो जब लटके होते हैं माउंटेन से इसीलिए वो होल्ड कर लेती हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। टेंट्स बनाए जाते हैं, टूथ ब्रशेज़, स्लीपिंग बैग्स, जो ये भी स्लीपिंग बैग्स आपने देखे होंगे। उसके बाद पैराशूट्स, पैराशूट्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब हम हवा में जाते हैं तो हमें पूरा होल्ड कर लेते हैं। और जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स बनती हैं वो सब भी, तो बहुत ही एक अच्छा फाइबर है ये, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पॉलिएस्टर के बारे में। जैसे कि इसका नाम ही है पॉलिएस्टर, तो पॉली और ईस्टर दो वर्ड से बना है ये, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि एक ईस्टर चीज़ होती है, ईस्टर इज़ अ थिंग जो कि हम बार बार उसकी रिपीटेटिव यूनिट्स लगाते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, मोनोमर्स होते हैं, और फिर मोनोमर्स की बार बार, मोनोमर्स सिंगल यूनिट है और उसे बार बार रिपीट कर दिया तो पॉलीमर बन गया, यानी कि थ्रेड बन गया पॉलिएस्टर का। तो यहाँ पे ईस्टर, ईस्टर को मोनोमर की टाइप से यूज़ किया जाता है और उसको बार बार रिपीटेड कर देते हैं, तो ये पॉलिएस्टर फाइबर बन जाता है। ईस्टर जो होता है एक केमिकल होता है, ठीक है, जो कि जिसमें से खुशबू आती है फ्रूट्स जैसी, बिल्कुल फ्रूट जैसी स्मेल होती है ईस्टर के अंदर। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं पॉलिएस्टर की। पॉलिएस्टर जो होता है ना बहुत इजीली रिंकल नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमें बार बार उसमें प्रेस करने की भी नीड नहीं है, बहुत ही आसानी से हम उसे धोते हैं और रिंकल नहीं करता और डायरेक्टली उसे पहन लेते हैं। बहुत ही क्रिस्प होता है, इसीलिए ईजीली वॉश हो जाता है। सुटेबल है ड्रेस मटेरियल के लिए, इसके कपड़े भी आते हैं मार्केट में। और ये जो होता है ना बहुत ही फाइन फाइबर होता है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर। इसको बहुत ही पतली पतली वायर्स में, फाइबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका एग्जांपल है टेरिलिन।
और साथ में ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बॉटल्स बनाने में यूज़ होता है और जार्स बनाने में यूज़ होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसका पेट दिया गया है जो कि बॉटल्स बनती हैं इसकी। पेट की फुल फॉर्म है पॉलीथाइलीन टेरेफिलेट। ओके सो और कुछ और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे इसके। पॉलीकॉर्ड नाम से जैसे पता लग रहा है पॉलिएस्टर प्लस कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है। पॉलीवुल पॉलिएस्टर प्लस वुल को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। और एक टेरिकॉट है, इसमें टेरी और कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये कुछ पॉलिएस्टर के एग्जांपल्स हैं जिनसे क्लोथ्स भी बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्रिलिक। एक्रिलिक जो होता है ना, ये बिल्कुल वुल जैसा दिखता है। तो हमने पहले एक पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर जो कि रेयॉन था, वो बिल्कुल सिल्क जैसा दिखता था। एक्रिलिक होता है वो वुल जैसा दिखता है। विंटर के जो क्लोथ्स होते हैं ना, वो इस मटेरियल के बने होते हैं। कई बार हमें जो वुल दिखता है वो वुल नहीं होता एक्चुअली, जो शीप से या गोट से मिलता है वो एक्रिलिक होता है। क्योंकि वो वुल की जैसा दिखता है इसलिए हमें लगता है कि रियल वुल है, बट वो एक्चुअली में एक्रिलिक होता है। थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। ओके आगे हम पढ़ेंगे पेट्रोकेमिकल्स के बारे में कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, बनाए जाते हैं कुछ प्रोसेसेस करके। रॉ मटेरियल को लेते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम ओरिजिन पेट्रोकेमिकल्स। एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर, जो सारे सिंथेटिक फाइबर हैं प्रिपेयर किए जाते हैं एक नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मतलब कि कुछ प्रोसेसेस को यूज़ करके उसमें रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है और वो उसे ही हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इसके कुछ जैसे कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। वैसे तो सिंथेटिक फाइबर बहुत अच्छा होता है, रिंकल नहीं होता जैसे हमने देखा था, इजीली वॉश भी हो जाता है, कॉस्टली भी नहीं होता ज़्यादा नेचुरल फाइबर से। लेकिन फिर भी लोग ज़्यादातर नेचुरल फाइबर्स को ही प्रेफर करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के लिए। क्यों, उसके डिसएडवांटेजेस अभी हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि वो हाई टेम्परेचर झेल नहीं सकते, मेल्ट हो जाएंगे हीटिंग पे। इसीलिए हमें बोला भी जाता है जब हम किचन या लैब में काम कर रहे हैं तो हमें नहीं पहनने चाहिए नायलॉन के क्लोथ्स वगैरह एक्सेट्रा जो भी सिंथेटिक फाइबर के हैं, क्योंकि वो इजीली फायर कैच कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। ओके सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में हमें प्लास्टिक्स के बारे में भी दिया हुआ है। प्लास्टिक्स जो होता है ना, वो भी एक पॉलीमर ही होता है। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर से बना होता है, तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर ही है। इसीलिए हम यहाँ पे इसे पढ़ रहे हैं। ये भी एक तरह से लैब में बनाया जाता है, सिंथेटिक चीज़ होती है, ये भी सिंथेटिक फाइबर ही है, जैसा ही है। प्लास्टिक्स की आपने क्या क्या देखी हैं, चेयर टेबल, बहुत सारी चीज़ें, पॉलीथीन जिसमें हम बाहर से सामान लाते हैं, बैग्स वगैरह सब प्लास्टिक्स की होते हैं। तो प्लास्टिक हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखता है और जैसे कि आजकल हमने देखा है कि नेचर पे बहुत ही बुरा प्रभाव भी डाल रहा है। तो ये यूज़फुल भी है, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमंस हर चीज़ का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, हम सब चीज़ का ओवर यूज़ करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए बैड चीज़ भी बन जाती है। तो अब हम देखते हैं, पहले प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सारी जो प्लास्टिक्स होती हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारी प्लास्टिक्स एक जैसी नहीं होती। जो हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं वो बहुत ही पतली होती है, मुड़ जाती हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसी भी होती हैं जो नहीं मुड़ती हैं, जैसे कि हमारी छतों पे जो सिंटेक्स की टैंक्स रखे होते हैं वाटर के, वो नहीं मुड़ सकते। तो सबके अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, सारी प्लास्टिक्स के डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। कुछ के लीनियर होते हैं और कुछ के क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ये दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं जिनसे प्लास्टिक्स बनाई जाती हैं। इसी वजह से उनका जो टेक्सचर होता है, हम उन्हें छूते हैं, जिस तरह से वो फोल्ड हो जाती हैं वो डिफरेंस रहता है, क्योंकि किस आदि थोड़ी लीनियर होती हैं अरेंजमेंट में और कुछ क्रॉस लिंक्ड होती हैं। प्लास्टिक्स को जो हम किसी भी शेप में मेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो हम यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं प्लास्टिक के। प्लास्टिक जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, वो डिफॉर्म्ड हो जाती है इजीली, किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं। हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था कि हम प्लास्टिक को किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, तो वो थर्मोप्लास्टिक होती है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, उसको हम चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक बार उसे मोल्ड कर दिया तो हम फिर उसे दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट करने पर भी। जैसे कि बेकेलाइट एक एग्जाम्पल है इसका, उसे हम दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते, एक बार हमने मोल्ड कर दिया। उसका ऑपोजिट है थर्मोप्लास्टिक, उसे हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ओके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, ये कैरी बैग जो हम यूज़ करते हैं पॉलीथीन का, ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है।
आगे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मेलामाइन कंटेनर जो होते हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। और जो हम हैंडल्स आपने देखे होंगे, जो हम खाना कुकिंग के लिए बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें जो हैंडल्स होते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि जब गर्म हो जाता है बर्तन वो फिर भी हमें ठंडा ही लगता है और वो पिघलता नहीं है। लेकिन अगर वो थर्मो प्लास्टिक होती तो वो पिघल जाता। लेकिन क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार हमने इसको मोल्ड कर दिया तो बार बार चेंज नहीं हो सकती, इसलिए इसको यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव में जो हम बर्तन यूज़ करते हैं वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही होते हैं। ओके, हम यूजेस देख लेते हैं प्लास्टिक्स के। ऐसे तो बहुत ही 1000 यूजेस हैं प्लास्टिक के, बट यहाँ पे हम कुछ देखेंगे जो आप एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। प्लास्टिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है? फूड की स्टोरेज में, और हम क्लोथ्स को भी प्लास्टिक में रैप करके रख लेते हैं। ये दूसरी चीज़ों से, दूसरे मेटल से हल्की होती है, इसलिए ये कार्स में भी यूज़ होती है, एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होती है, स्पेस क्राफ्ट तक में यूज़ होती है। ये नॉन रिएक्टिव है, इसलिए हम इनसे स्विचेस भी बनाते हैं। जो हमारे स्विचेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए हम इनसे स्विचेस भी बनाते हैं। एयर के साथ ये रिएक्ट नहीं करती, रस्टिंग नहीं होती, इनके ऊपर जंग नहीं लगता, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए केमिकल्स को भी इनके अंदर स्टोर किया जाता है। देखिए कि कितना बढ़िया इसका एक यूज़ है यहाँ पे, कि इसके ऊपर रस्ट भी नहीं लगता, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो हम इसमें हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि केमिकल्स भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है, मतलब कि ख़राब नहीं होती बहुत आसानी से। बहुत ही इवन इसको तो डिग्रेडेबल ये एक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसको डिग्रेड होने में भी 1000 ईयर्स लग जाते हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि माइक्रोवेव के यूटेंसिल्स जो होते हैं वो भी प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अब हम थोड़ा एनवायरनमेंट के साथ इसका कनेक्शन देखते हैं, क्या है प्लास्टिक का। अब प्लास्टिक जो है आजकल हमारी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है एनवायरनमेंट की, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से डिकम्पोज नहीं होती, इसको 1000 ईयर्स तक लग जाते हैं, इवन उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं कभी कभी। तो एनवायरनमेंट के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम इसका ओवर यूज़ ना करें तो एनवायरनमेंट के लिए नुकसान नहीं है। बट एज़ ह्यूमन नेचर हम हर चीज़ का ओवर यूज़ करते हैं, तो ये एनवायरनमेंट के लिए आजकल अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, और इवन अगर हम इसको जला के ख़त्म भी करना चाहें तो ये पॉल्यूशन क्रिएट कर देती है, एयर पॉल्यूशन, तो हम इसे जला भी नहीं सकते। ये बहुत ही पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज़ करती है जब जलती है, तो ये एयर पोल्यूशन कर देगी, इसलिए हम इसे जला भी नहीं सकते। अगर इसको एनिमल्स खा लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा काउज़ वगैरह होती हैं ओपन में, प्लास्टिक पड़ी होती हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स पड़ी होती हैं, उसको खा लेती हैं तो वो मर तक जाती हैं। तो इसलिए हमें ऐसी प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स उनको खा लेते हैं, सटक लेते हैं और फिर वो मर सकते हैं, तो ये इट्स नॉट गुड। आगे हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। जब हमें गवर्नमेंट भी बोलती है कि जब हम सब्जियां लेने जाएं तो अपने खुद के कॉटन बैग्स या फिर जो भी हम घर में यूज़ करते हैं उनको लेकर जाएं, और ये खुले में तो हम इधर उधर प्लास्टिक्स को या इवन कूड़े को ही नहीं फेंकना चाहिए। तो हम 5R एक करके प्रिंसिपल है जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रिड्यूस, कम से कम यूज़ करें इसका। रीयूज़, बार बार यूज़ करें, जैसे कि प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं आप उसमें प्लांट्स भी उगा सकते हैं, तो हम रीयूज़ कर रहे हैं एक तरह से। रिसाइकल करें उसका। उसके बाद रिकवर एंड रिफ्यूज़, अगर प्लास्टिक की चीज़ें आती हैं तो कम से कम ख़रीदें उसे, मतलब रिफ्यूज़ मना कर दें, हमें नहीं चाहिए, हम दूसरी उनकी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, ठीक है। सो ये चैप्टर था प्लास्टिक के ऊपर, फाइबर्स के ऊपर एंड फैब्रिक के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में यहाँ पे हम सम अप कर रहे हैं चैप्टर को। रेयॉन होता है एक, ठीक है, पॉलिएस्टर होता है, एक्रिलिक होता है, नायलॉन होता है, एक स्पेंडेक्स भी होता है। स्पेंडेक्स जो स्विमिंग के कॉस्ट्यूम होते हैं ना उसमें यूज़ होता है। जैसे कि जो कपड़े होते हैं ना स्विमिंग के, वो वाटर को कम से कम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो इसलिए स्पेंडेक्स एक सिंथेटिक फाइबर है जो यूज़ किया जाता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक्स जो होती हैं वो दो तरह की होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार मोल्ड हो गई तो फिर रीमोल्ड नहीं हो सकती, ये बार बार रीमोल्ड हो सकती है। प्लास्टिक्स को हम डिफरेंट शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि ये पुअर कंडक्टर है, तो स्विच वगैरह हैंडल्स में हम यूज़ कर सकते हैं, बर्तनों के
ईज़िली कोरोड नहीं करती, जंग वगैरह नहीं लगती, तो हम सब कुछ इसमें स्टोर कर सकते हैं, फूड, क्लोथ्स, इवन केमिकल्स। हमारी बकेट्स, मग्स वगैरह तक इन्हीं चीज़ों की होती है, क्योंकि वाटर में ये सॉल्यूबल नहीं हो सकती, इवन वाटर को होल्ड करती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये जो होता है यहाँ पे हमने देखा था ना, पुअर कंडक्टर होता है, ये तो हमने देख लिया। और नॉन फ्लेमेबल है, तो इलेक्ट्रिक प्लग्स में भी यूज़ होता है। ये बार बार यही हमें बात बताई जा रही है, बट क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छी नहीं है, तो इसलिए हमें 5R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, जो कि होगी चैप्टर नंबर 4 पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।